हेलो दोस्तों, हमने एनसीईआरटी के बुक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की सीरीज में साइंस के बुक को शुरू किया था। हमने क्लास 6 से इस सीरीज को शुरू किया है, जिसमें लास्ट सेशन में हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में देखा था, जिसमें हमने सजीव जगत में जो भी विविधताएं पाई जाती है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। आज दोस्तों हम चैप्टर नंबर 3 जो कि साइंस की क्लास 6 का है, जिसमें हम उचित आहार और स्वस्थ जीवन का आधार कैसे है इन चीज़ों को समझेंगे। तो इस पूरे सीरीज में, इस पूरे सेशन में हम भोजन के कौन-कौन से घटक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनको हम पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व में कौन-कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किन-किन कामों के लिए ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। अब देखिए, इस पूरे चैप्टर को मैंने अलग-अलग भाग में बाँट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे पोषक तत्व के बारे में और उनके काम क्या-क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आज के पहले सवाल की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हो तो ज़रूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी खनिज या कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखेंगे, त्वरित ऊर्जा प्रदान करने की जब बात आएगी तो कार्बोहाइड्रेट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट, इन दोनों से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है। इसके साथ साथ जो खनिज होते हैं ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और हमारे शरीर की मरम्मत में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को गर्म रखना, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, आंखों की सुरक्षा करना या रोगों से बचाना। माफ कीजिएगा। देखिए, शरीर को गर्म रखने के लिए जो जरूरी पोषक तत्व है वो है वसा। ठीक है। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमारे शरीर की मरम्मत दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो प्रोटीन का मुख्य काम है हमारे शरीर में वृद्धि करना और हमारे शरीर में मरम्मत करना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी समझते हैं। देखिए, आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी नामक बीमारी देखने को मिलती है। इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अब ये जो वसा है, ये जो शरीर की वृद्धि है, ये प्रोटीन इसकी वजह से होती है। प्रोटीन जो है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, ये अमीनो अम्ल से बने होते हैं, और अमीनो अम्ल को हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। फिर जो प्रोटीन है, इसकी कमी से कई सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती है, हमारे शरीर में वृद्धि नहीं हो पाती। फिर प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिलती है। आप देखेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देखने को मिलता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन दोनों से तो हमें मुख्य तौर पर ऊर्जा ही मिलती है। प्रोटीन से भी हमें ऊर्जा देखने को मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देखने को मिलती है। लेकिन जो खनिज होते हैं, खनिज हमारे शरीर में हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो इसलिए जो खनिज में पोषक ऊर्जा नहीं पाया जाता, खनिज जो है वो ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। संतरा, नींबू और आंवला किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी, विटामिन डी। अब देखिए, जो भी चीज़ें खट्टी हैं स्वाद में, उनमें हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। तो चूंकि संतरा, नींबू और आंवला ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इसलिए इनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के कमी से हमें स्कर्वी रोग देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स देखने को मिलता है, रिकेट्स नामक बीमारी देखने को मिलती है। विटामिन बी 1 की कमी से हमें बेरी बेरी देखने को मिलता है। ये सारी बीमारियां हैं। और विटामिन ए की कमी से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये हमें रतौंधी जैसी बीमारी का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो नींबू, संतरा और आंवला जो है वो विटामिन सी के स्रोत है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पोषक तत्व शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक है? ए वसा, बी जल, सी प्रोटीन, डी स्टार्च। तो अगर आपने साइंस की उस बुक को पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जल है,
जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके साथ साथ जो जल है वो हमारे शरीर में जो भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उन खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों का अवशोषण करने में, खाद्य पदार्थों से पोषण तत्वों का अवशोषण करने में भी जल जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से जल के दो काम हैं, एक तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और दूसरा खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों का अवशोषण करना। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा जल। प्रोटीन का काम मैंने आपको बताया, ये हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर की मरम्मत भी करते हैं। जो स्टार्च है दोस्तों ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और इससे हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे मुख्यतः हमें ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या है? आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखना, मांसपेशियों को मजबूत बनाना, शरीर को ऊर्जा देना या दांतों को मजबूत बनाना। तो मैंने आपको बताया कि विटामिन ए हमारे आंखों के लिए और हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी जैसी बीमारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें अपनी त्वचा में भी असंगति देखने को मिलती है, त्वचा संबंधी समस्याएं भी हमारे साथ हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हम देखते हैं जो विटामिन डी है ये ज़रूरी होता है। शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट ज़रूरी होता है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी विटामिन डी जो है वो ज़रूरी होता है ना? तो विटामिन ए का मुख्य कार्य है आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों, शरीर में कौन से पोषक तत्व सुरक्षात्मक कहे जाते हैं? अब मैंने आपको बताया था कि विटामिन्स और खनिज ये दो ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थ जो विटामिन और खनिज में रिच होते हैं हम उनको सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं। सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चूंकि विटामिन और खनिज हमारे शरीर को कई सारी बीमारियों से बचाते हैं इसलिए हम इन दोनों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन और खनिज। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें क्या मिलती है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इस सेशन के दौरान ही सारी चीज़ें याद हो जाए। ऊर्जा, प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की मरम्मत करता है, हमारे शरीर में वृद्धि करता है। वहीं रेशा जो है यानी फाइबर जो है, ये फाइबर हमारे शरीर के पाचन में, हमारे शरीर के भीतर पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। स्टार्च मैंने आपको बताया ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है और इससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी या घेंगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नाम की बीमारी देखने को मिलती है। इस रिकेट्स में मैंने आपको बताया शरीर में सूखापन आ जाता है। और विटामिन डी के अगर हम स्रोत की बात करें तो सबसे प्रमुख स्रोत इसका सूरज है। ठीक, इसके साथ साथ अगर स्कर्वी रोग की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। जो बेरी है ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और जो घेंघा रोग है ये हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, शरीर को ऊर्जा देने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? खनिज और फाइबर, जल और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन और खनिज। अभी तक मैंने 4 या 5 बार आपको बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। तो शरीर को ऊर्जा देने वाले प्रमुख तत्व में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है? दाल, तैलीय चिप्स, फल, सब्जियां। अब सबसे पहले आप समझिए कि संतुलित आहार कैसे आहार होते हैं। तो संतुलित आहार दोस्तों ऐसे आहार होते हैं जिनमें सभी जरूरी पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। सभी जरूरी पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज इसके साथ साथ आप देखेंगे उसमें फाइबर की भी उपस्थिति होनी चाहिए ताकि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसका पाचन अच्छे तरीके से हो जाए। इसके अलावा संतुलित आहार में हमें पर्याप्त मात्रा में जल भी ग्रहण करना पड़ता है। पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण भी हमें करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर से जो अपशिष्ट हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और साथ ही साथ जब अच्छे तरीके से हम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में जो भी हम खाते हैं तो हमारे शरीर में उन भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है।
तो संतुलित आहार में ज़रूरी पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है। तो इसमें से आप देखेंगे दाल, जिसमें प्रोटीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तैलीय चिप्स जो है ये जंक फूड में आते हैं। जंक फूड में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा तो काफ़ी होते हैं, लेकिन इसमें जो बाकी ज़रूरी पोषक तत्व हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। तो जो तैलीय चिप्स है ये हमारे संतुलित आहार का हिस्सा नहीं है। फल देखेंगे, फल से आपको विटामिन, प्रोटीन, कई सारी चीज़ें मिलती है। हरी सब्जियों से हमें खनिज देखने को मिलता है, विटामिन देखने को मिलता है, फाइबर भी देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तैलीय चिप्स। आगे बढ़ते हैं। दूध और दूध से बने उत्पादों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है दोस्तों, कैल्शियम। दूध, अब आपको ध्यान होगा जब आप छोटे होंगे तो आपके घर में आपके बड़े हमेशा आपको कहते होंगे कि दूध पीना चाहिए, तो हड्डी मजबूत होती है। तो हमारी हड्डी जो है वो कैल्शियम से ही बनी होती है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Ca। इसके साथ-साथ आप देखेंगे तो जो पोटेशियम होता है इसका संकेत होता है K, ज़िंक का होता है Zn और आयरन का होता है Fe। अब सबके अलग-अलग काम हैं। पोटेशियम भी हमारे शरीर में ज़रूरी है, कुछ मात्रा में ज़िंक भी ज़रूरी है, कुछ मात्रा में हमें आयरन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो हमें एनीमिया, जिसमें हमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो ऐसे रोग देखने को मिलते हैं। तो दूध और दूध से बने उत्पादों में कैल्शियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? आलू, चीनी, अरहर की दाल या नमक। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हमें हमेशा अपने डाइट में दाल को शामिल करना चाहिए। तो अरहर की दाल जो है वो प्रोटीन का काफ़ी अच्छा स्रोत है। आलू में आप देखेंगे मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चीनी में भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नमक जो है, नमक भी हमारे शरीर के लिए कुछ मात्रा में ज़रूरी है। अब चीनी और नमक, इनको हम व्हाइट पॉइज़न भी कहते हैं, क्योंकि इनका जब हम ज़्यादा मात्रा में सेवन करने लगते हैं तो इससे हमारे शरीर में कई प्रकार की परेशानियाँ देखने को मिलती है। ठीक है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत आपका अरहर की दाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटी और चावल में प्रमुख रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट या वसा। तो रोटी और चावल में आप मुख्यतः देखेंगे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के लिए हमें दाल खाना चाहिए, फाइबर के लिए हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। उसके साथ-साथ आप देखेंगे वसा के लिए जो हम तेल खाते हैं, तेल में काफ़ी प्रचुर मात्रा में वसा होती है, लेकिन ज़्यादा वसा जो है हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सरसों का तेल किस पोषक तत्व का स्रोत है? वसा, प्रोटीन, जल या फाइबर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हम तेल खाते हैं, तेल में वसा पाया जाता है, तो सरसों का तेल में वसा पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मशरूम मुख्यतः किसका स्रोत है? तो मशरूम में मुख्यतः आपको प्रोटीन देखने को मिलता है। ये सीधा-सीधा आपको ध्यान में रखना है। विटामिन ए जो है, वो आपको कई सारी चीज़ों में, जैसे फलों में देखने को मिलेगा विटामिन ए। ठीक है? स्टार्च जो है, स्टार्च मीठे चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। जल तो हमारे लिए ज़रूरी है ही। तो मशरूम जो है वो मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, विटामिन सी निम्न में से किसमें प्रचुर होता है? केला, टमाटर, गेहूँ या मूँगफली? मैंने आपको बताया कि जितने भी खट्टी चीज़ें होती हैं या खट्टे फल होते हैं मुख्यतः, इन खट्टे फलों में हमें विटामिन सी देखने को मिलता है। अब टमाटर भी एक फल है, आपको पता होना चाहिए। टमाटर एक सब्जी नहीं है बल्कि एक फल है। तो टमाटर जो है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग में हमने देखा है स्कर्वी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। शरीर को ठंड में गर्म रखने के लिए कौन सा खाद्य बेहतर है? फाइबर युक्त भोजन, लड्डू, चावल या छाछ? तो जब आप एनसीईआरटी के 6th क्लास के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे तो उसमें लड्डू के बारे में वसा को समझाने के लिए बताया हुआ है कि किस तरीके से जब लड्डू बनाए जाते हैं तो उसमें घी का इस्तेमाल होता है और घी में पाया जाता है वसा, और ये वसा हमारे शरीर को ठंड में गर्म रखता है, इसलिए हमें ठंड में लड्डू खाना काफ़ी पसंद है। तो शरीर को ठंड में गर्म रखने के लिए जो पोषक तत्व ज़रूरी है वो है वसा, और वसा पाया जाता है लड्डुओं में, क्योंकि ये घी से बनता है और घी वसा का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं केला और आम, पनीर और दूध, गाजर मूली, टमाटर और हरी मिर्च। तो दूध और जो दूध से बने हुए उत्पाद हैं वो सभी कैल्शियम के काफ़ी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर की हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पनीर और दूध जो है वो कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। अगला सवाल है, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है?
दोस्तों, मैं बार बार एक ही सवाल में एक ही चीज़ों को इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस सेशन के बाद आपको इस पूरे सेशन में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसका 80% याद हो जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप इसको ध्यान से सुनते रहें और चीज़ों को बार बार जो है, जैसे ही मैं सवाल आपकी स्क्रीन पे आए तो उस सवाल का जवाब आप खुद से देने की कोशिश करें ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए तुरंत के तुरंत। तो विटामिन बी 1 की कमी से मैंने आपको बताया था बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अब यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अलग-अलग विटामिन की कमी से कौन-कौन से रोग होते हैं और इन विटामिन्स का रासायनिक नाम क्या है। सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से हमें रतौंधी देखने को मिलती है, जीरोप्थेल्मिया देखने को मिलता है, माफ़ कीजिएगा। साथ ही साथ जब हमारी त्वचा की कोशिका में भी परिवर्तन हो जाता है। विटामिन बी 1 जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी कमी से हमें बेरी-बेरी बीमारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमारे शरीर की वृद्धि पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिलता है। विटामिन बी 2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, जो वैज्ञानिक नाम है माफ़ कीजिएगा, राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से किलोसिस नाम की बीमारी होती है। विटामिन बी 3 जिसका नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, इसकी कमी से हमें पेलाग्रा या चर्मग्राह नामक बीमारी देखने को मिलती है। विटामिन बी 5 जिसका नाम है पेंटोथीनिक अम्ल, इसकी कमी से हमें चर्म रोग, हमारी वृद्धि कम हो जाती है, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन बी 6 जो है जिसका वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से हमें रक्तहीनता यानी खून की कमी, साथ ही साथ चर्म रोग और पेशीय ऐंठन यानी हमारे मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। विटामिन बी 7 जिसको हम बायोटीन कहते हैं, इसकी कमी से हमें चर्म रोग देखने को मिलता है और हमारे जो बाल झड़ते हैं वो इसी विटामिन बी 7 की कमी से झड़ते हैं। विटामिन बी 9 जिसको हम फोलिक अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से हमें खून की कमी यानी रक्तहीनता और कुंठित वृद्धि यानी कि अच्छे तरीके से हमारे शरीर का विकास नहीं हो पाता है। विटामिन बी 12 जिसको हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, इसकी कमी से हमें घातक रक्तहीनता देखने को मिलती है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और हमारा तंत्रिका तंत्र में जो है वो उसमें हमें असंगति देखने को मिलती है। विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, इसकी कमी से हमें स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से हमें सूखा रोग यानी रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी देखने को मिलती है। विटामिन ई जिसका नाम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से हमारे अंदर जनन क्षमता में कमी आती है और जो हमारे जननांग है और पेशियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। विटामिन के जिसका नाम है नेप्थोक्विनोन, इसकी कमी से चोट पर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और लगातार खून का रिसाव होता रहता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको कई सारे विटामिन्स के बारे में बताया, उनके वैज्ञानिक नाम क्या है, उसके बारे में बताया और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं इसके बारे में बताया। तो जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें फाइबर अधिक होता है? चावल में, मूंगफली में, हरी पत्तेदार सब्जियां में या दूध में? देखिए, चावल में मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट होता है। मूंगफली में जो है वो वसा होता है। इसके साथ-साथ ऊर्जा भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक? हरी पत्तेदार सब्जियों में आप मुख्यतः देखेंगे फाइबर पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दूध में तो हम देखते हैं प्रोटीन तो पाया ही जाता है। इसके साथ-साथ कई सारी चीज़ें भी हमें जैसे खनिज भी देखने को मिलते हैं। स्पेशली आप देखेंगे कैल्शियम हमें देखने को मिलता है दूध में और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में। तो सबसे अधिक फाइबर होता है हरी पत्तेदार सब्जियों में। अगला सवाल है संतुलित आहार में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? सभी आवश्यक पोषक तत्व ये शामिल हैं। केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, सभी आवश्यक पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। केवल कार्बोहाइड्रेट ये शामिल नहीं होगा। जल और फाइबर और उचित मात्रा में विटामिन। तो हमारे संतुलित आहार में कौन शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जब भी हम संतुलित आहार लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ-साथ बाकी जो पोषक तत्व हैं, उनको भी शामिल करना पड़ता है। इन सारे पोषक तत्वों के अलावा हमें अपने आहार में फाइबर और जल को भी शामिल करना पड़ता है क्योंकि जो फाइबर है, ये फाइबर हमारे शरीर के अंदर पाचन में सहायक होता है। जल जो है, ये हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायक होता है। साथ ही साथ ये अपशिष्टों को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
और उचित मात्रा में विटामिन जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहता है और बीमारियों से दूर रहता है। तो संतुलित आहार में कौन शामिल नहीं है? केवल कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संतुलित आहार की आवश्यकता किस बात पर निर्भर करती है? व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति की कार्यशैली, स्वास्थ्य की स्थिति या उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को किस मात्रा में आहार लेना चाहिए वो उसकी उम्र पे निर्भर करता है। अब छोटे बच्चे कम आहार खाते हैं, उनको कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। जो बड़े लोग होते हैं जो मजदूरी करते हैं, उनको उनकी कार्यशैली अलग है, तो उनको ज़्यादा मात्रा में संतुलित आहार की ज़रूरत पड़ती है, उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, उनको ज़्यादा विटामिन चाहिए, है ना? ताकि जो उन शारीरिक मेहनत उनकी होती है, उस मेहनत को दोबारा से कवर अप किया जा सके। फिर जो स्वस्थ लोग होते हैं, स्वस्थ लोग आप देखेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से खाते हैं, और जो बीमार होते हैं, बीमार उतना ज़्यादा नहीं खा पाते। तो स्वास्थ्य की स्थिति भी आपकी आहार की आवश्यकता पर निर्भर आपके आहार की आवश्यकता पर निर्भर करती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो संतुलित आहार की आवश्यकता आपको डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आहार संतुलित माना जा सकता है? केवल चावल। तो देखिए, केवल चावल से हमें सिर्फ ऊर्जा मिलेगी, बाकी के जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, विटामिन सी, हमको नहीं मिल पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है रोटी, दाल, सब्जी और फल। तो इसमें हम देख सकते हैं रोटी से हमें ऊर्जा, दाल से हमें प्रोटीन, सब्जी से हमें विटामिन्स और फाइबर। इसके अलावा हम देखेंगे फिर फल से हमें कई सारी चीज़ें, कई सारे पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। तो जो संतुलित आहार होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आलू का जो चिप्स है इसको जंक फूड माना जाता है, तो ये संतुलित आहार तो हो नहीं सकता। और केवल दूध से हमें प्रोटीन तो मिल जाएगा, कुछ विटामिन्स भी मिल जाएंगे, कुछ खनिज भी मिल जाएंगे, लेकिन ऊर्जा हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए रोटी, दाल, सब्जी और फल ये जो है संतुलित आहार माने जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है वृद्धों को, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, केवल महिलाओं को, केवल बच्चों को। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में वृद्धि करता है, राइट, हमारे शरीर में मरम्मत करता है। तो इसके लिए मांसपेशियों का निर्माण बहुत ज़रूरी है। तो मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन में प्रचुर होते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों को हम शरीर वर्धक खाद्य पदार्थ भी कहते हैं, शरीर वर्धक भोजन, या इसी को हम इंग्लिश में बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। संतुलित आहार नहीं मिलने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो जब आपको संतुलित आहार नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कुपोषण में आपके शरीर में जो भी ज़रूरी पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाती है, और आपके शरीर की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती, आप बार-बार बीमार पड़ते हैं। इसके साथ-साथ आप देखेंगे आपको देखने में भी परेशानी होगी, क्योंकि आप अच्छे तरीके से विटामिन ए का सेवन नहीं कर पाएँगे। तो संतुलित आहार नहीं मिलने की स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जंक फूड है? उबले हुए चने, ताज़े फल, आलू के चिप्स और रोटी। तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है, आलू के चिप्स। देखिए दोस्तों, जंक फूड ऐसे फूड होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा ये दोनों तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, क्योंकि इनसे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे जो बाकी ज़रूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन्स है, इन सब की हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, और ये जो जंक फूड है ये दीर्घ काल में हमारे लिए घातक साबित होते हैं। तो आलू का चिप्स जो है वो एक जंक फूड की श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी, एनीमिया, क्वाशियोरकोर या घेंघा। तो मैंने आपको बताया है स्कर्वी के लिए विटामिन सी की कमी जिम्मेदार है, एनीमिया के लिए हमारे शरीर में आयरन की कमी जिम्मेदार है, ये जो कावाशियोर बीमारी है ये प्रोटीन की कमी से होती है, और घेंघा बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। घेंघा में आप देखेंगे कई सारे लोगों के गर्दन में एक सूजन सी आ जाती है, उनका गर्दन काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, इसी बीमारी को हम घेंघा रोग कहते हैं। और घेंघा रोग से बचाने के लिए हमारे नमक में आयोडीन भी मिलाया जाता है। तो ये सरकार का घेंघा रोग से निपटने का एक तरीका है, जिसमें हमारे जो टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, सामान्य नमक खाने का जो होता है, उसमें आयोडीन का मिलाया जाता है। तो प्रोटीन की कमी से कावाशियोर नामक बीमारी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। भोजन में रेशा किसके लिए आवश्यक होता है? ऊर्जा के लिए, रोग से लड़ने के लिए, पाचन में सहायता के लिए, या दांतों की सुरक्षा के लिए। देखिए, ऊर्जा जो है
उस भोजन में रेशा जो है, ऊर्जा तो हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर में विटामिन और खनिज, ये दोनों जिम्मेदार हैं। और फाइबर के बारे में, रेशा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारे शरीर में पाचन में सहायता करता है। तो रेशा हमारे शरीर में पाचन में सहायता के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। और दांतों की सुरक्षा के लिए कैल्शियम जरूरी है और विटामिन डी भी जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है। पानी भोजन का अनिवार्य घटक है क्योंकि वह मिठास बढ़ाता है, भोजन को उबालता है, पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायक होता है और स्वाद बढ़ाता है। तो स्वाद बढ़ाता है, चलिए ठीक है, मान लिया। लेकिन जल का मुख्य दो काम है। एक तो पोषक तत्वों का अवशोषण करना, साथ ही साथ हमारे शरीर से अपशिष्टों के निष्कर्षण में योगदान देना। तो अपशिष्टों के उत्सर्जन में जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण में जल सहायक होता है, इसलिए हमारे संतुलित आहार का एक घटक है। अगला सवाल है असर्शन रीजन के फॉर्म में, जिसमें कथन ये है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है और कारण है विटामिन ए आंखों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। अब मैंने आपको बताया है कि जब असर्शन रीजन वाले सवाल को आप सॉल्व करें तो इसका सबसे सही तरीका ये है कि जब आप कथन को पढ़ें तो उसका कारण पढ़ने से पहले कथन के बाद क्योंकि लगा दें। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है क्योंकि विटामिन ए आंखों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक होता है। अब ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये कारण भी सही है। इसी कारण से जो है रतौंधी नामक बीमारी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें भी एक कथन है, एक कारण है। कथन है प्रोटीन शरीर की ऊष्मा बढ़ाता है। प्रोटीन शरीर में ऊष्मा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व हैं। देखिए, प्रोटीन शरीर की ऊष्मा बढ़ाता है, ये अंशतः सही है। लेकिन हमारे शरीर में ऊष्मा प्रदान करने वाले प्रमुख तत्व के रूप में हमें प्रोटीन नहीं बल्कि वसा देखने को मिलता है। मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से सर्दियों में हम लड्डू खाना पसंद करते हैं, क्योंकि लड्डू में वसा पाया जाता है और वसा हमारे शरीर को गर्मी देता है, ऊष्मा देता है। तो कारण गलत है और कथन सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कथन है दोस्तों संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केवल वसा और कार्बोहाइड्रेट से शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, केवल वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा ही मिलेगी। अगर हमें अपने शरीर की वृद्धि करनी है तो हमें प्रोटीन चाहिए। अगर हमें अपने शरीर को बीमारियों से बचाना है तो हमें विटामिन और मिनरल्स चाहिए, खनिज चाहिए, है ना। अगर हमारे शरीर में पाचन अच्छे से करना है तो हमें फाइबर चाहिए, यानी कि रेशा चाहिए। और अगर हमारे शरीर से अपशिष्टों को अच्छे तरीके से उत्सर्जित करना है तो हमारे शरीर में फिर जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो केवल वसा और कार्बोहाइड्रेट से शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन हाँ, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कथन है कि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। मैंने अभी तक दसों बार आपको बता दिया है, क्योंकि विटामिन सी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और घाव भरने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही बात है। विटामिन सी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और जब स्कर्वी नामक बीमारी होती है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर में जो भी घाव बनते हैं वो घाव जल्दी ठीक नहीं हो पाते। तो कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो दोनों ही सही है और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कथन है बच्चों को संतुलित आहार देना आवश्यक नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत कथन है। बच्चों को केवल मिठाइयाँ व चिप्स ही चाहिए होते हैं। चाहिए ज़रूर होते हैं लेकिन ये सही नहीं है। तो बच्चों के लिए हमें एक संतुलित आहार को प्रदान करना होता है, जिसमें अच्छे तरीके से प्रोटीन भी शामिल हो, अच्छे तरीके से विटामिन्स भी शामिल हो, अच्छे तरीके से खनिज भी, मिनरल्स भी शामिल हो, अच्छे तरीके से हमें एनर्जी वाले फूड भी शामिल हो, अच्छे तरीके से उसमें फाइबर भी शामिल हो और अच्छे तरीके से उनके संतुलित आहार में वाटर यानी कि जल भी शामिल हो। तो इन सारी चीज़ों का एक मिश्रण होना चाहिए बच्चों का आहार। तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कथन है खाना पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। सही है, क्योंकि कुछ विटामिन गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं।
हाँ, इसलिए कुछ पोषक तत्वों की हानि हो जाती है क्योंकि कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो दोनों सही है और कारण कथन की अच्छे तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है मिलान करने वाला। एक तरफ पोषक तत्व है, दूसरी तरफ उसके कार्य हैं। तो मैंने सभी पोषक तत्वों के कार्यों को अभी आपके साथ कई बारी डिस्कस किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। प्रोटीन, प्रोटीन देखिए शरीर की वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है, ये ठीक है, तो ए का हो जाएगा 1। विटामिन सी लोगों रोगों से लड़ता है, ठीक बात है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, तो बी हो जाएगा 2। कैल्शियम हमारी हड्डी के लिए ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूत करता है, तो सी हो जाएगा 3। और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, तो डी हो जाएगा 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है उनके खाद्य पदार्थों को उनके पोषक तत्वों से मिलाना है कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। केला, केले में क्या पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, दाल में क्या पाया जाता है और नींबू में क्या पाया जाता है। नीचे से शुरू करते हैं। देखिए, नींबू खट्टा होता है, तो खट्टे में मैंने आपको बताया है विटामिन सी पाया जाता है, तो डी का 4। दाल में मैंने अभी आपको बताया प्रोटीन पाया जाता है, तो सी का 3। दूध में हमें कैल्शियम देखने को मिलता है, ये भी ठीक है, बी का 2। और केले से हमें कार्बोहाइड्रेट, तभी तो आप देखते हैं खिलाड़ी अक्सर खेल के दौरान केला खाते हैं ताकि उनको तुरंत ऊर्जा मिले, तुरंत एनर्जी मिले। तो केला जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ए का 1। तो 1 2 3 4 इसका भी जवाब आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। फिर से रोग और पोषक तत्वों को मिलाना है, तो एक तरफ आप देखिए रोग है, एक तरफ उस रोग की कमी से होने वाले बीमारियां हैं, माफ कीजिएगा, एक तरफ हाँ और कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन बीमारियां होती है। स्कर्वी, स्कर्वी मैंने आपको बताया विटामिन सी की कमी से होती है, तो ए का 1 सही है। रिकेट्स के लिए विटामिन डी की कमी जिम्मेदार है, तो बी का 2 भी सही है। घींगा आयोडीन की कमी से होता है, सी का 3 भी सही है। और बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी 1 की कमी से होता है, तो डी का 4 भी सही है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक तरफ परीक्षण है, दूसरी तरफ पोषक तत्वों की पहचान है। अब देखिए, आयोडीन परीक्षण से किसका पता चलेगा, कास्टिक सोडा से किसका पता चलेगा, कास्टिक सोडा और CuSO4 इसको जब हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो किसका पता चलता है, पारदर्शी धब्बे से किसका पता चलता है और नीला रंग बदलने से किसका पता चलता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो पारदर्शी धब्बा होता है, पारदर्शी धब्बे से वसा का पता चलता है। इसके लिए आप 6th क्लास के बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे, उसमें ये किया कहा गया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं, उसको एक कागज़ में ऐसे रैप कर देना है और फिर उस कागज़ को दबाना है ज़ोर से। अगर उस कागज़ के ऊपर हमें तैलीय धब्बे दिखाई देते हैं, पारदर्शी धब्बे दिखाई देते हैं, तो हम इससे पता लगाते हैं कि उसमें वसा पाया जाता है। तो अगर आपको बाकी के ऑप्शंस नहीं भी पता है, तो सी का आपको पता है कि 3 है। तो अब देखते हैं सी का 3 किसमें है। सी का 3 इसमें 1 1 2 3, सी का 3 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो पारदर्शी धब्बे से हमें वसा का पता चलता है। ए का 1 है, यानी आयोडीन परीक्षण से हमें स्टार्च का पता चलता है। स्टार्च दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, आपको ध्यान में रखना है। स्टार्च कोई अलग पोषक तत्व नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। बी का 2 है, यानी कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के विलयन से हमें प्रोटीन का पता चलता है। और फिर जब विटामिन सी का पता हमें किसी भी खाद्य पदार्थ के नीला रंग बदलने से चलता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो हमारा भाग है दोस्तों, ये पोषक तत्वों की कमी से संबंधित प्रश्नों पे आधारित है। जैसे रतौंधी, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। मैंने आपको अभी बताया है विटामिन डी की माफ कीजिएगा, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग देखने को मिलता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है, माफ कीजिएगा वैज्ञानिक नाम जो है, वो रेटिनॉल है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो बेरी बेरी रोग के लिए विटामिन बी 1 की कमी जिम्मेदार होती है। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है, सॉरी माफ कीजिएगा मैं बार बार रासायनिक बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक नाम जो है वो थाइमीन है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग देखने को मिलता है। और आयरन की कमी से हमें एनीमिया देखने को मिलता है, जिसमें हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। घेंघा,
स्कर्वी, रिकेट्स या एनीमिया? मैंने आपको बताया स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है रिकेट्स रोग मुख्यतः किस कारण से होता है? देखिए, अब यहाँ पे सवाल को रिपीट करके मैं आपसे बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि इस सेशन के साथ-साथ आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस दौरान ही आपको 80% चीज़ें याद हो जाएँगी। और चूँकि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, कई सारे एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं, यूपी पीसीएस आ रहा है, सीजीएल का एग्ज़ाम अभी आ रहा है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो रिकेट्स रोग मुख्यतः किस कारण से होता है? विटामिन डी की कमी से, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए, घेंघा रोग का मुख्य कारण क्या है? घेंघा रोग मैंने आपको बताया आयोडीन की कमी से होता है। इसमें हमें गले में एक सूजन जैसी देखने को मिलती है और ये सूजन की वजह से गला पूरा ऐसा फूल जाता है। प्रोटीन की अधिकता से तो बीमारी नहीं होती है, विटामिन डी की अधिकता से भी हम देखते हैं कि नहीं कोई परेशानी होती। हालाँकि देखिए, किसी भी पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम सेवन कर लेते हैं, तो उससे हमें उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता ही है। विटामिन सी की कमी से मैंने आपको बताया स्कर्वी रोग देखने को मिलता है ना? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो है वो हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है एनीमिया या रक्त की कमी सामान्यतः किसकी कमी के कारण होती है? तो हमारे शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी जैसी बीमारी हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? विटामिन ए की कमी से स्कर्वी, ये गलत है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी देखने को मिलता है। स्कर्वी जो है वह विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है? विटामिन सी की कमी से रतौंधी, तो ये दोनों को एक्सचेंज कर दिया गया है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। माफ कीजिएगा। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी, विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी, तो ये दोनों को इंटरचेंज ऐसे कर दिया गया है, ठीक है? आयोडीन की कमी से घेंघा, ये ठीक है। आयरन की कमी से बेरी-बेरी नहीं। बेरी-बेरी के लिए हमने देखा अभी विटामिन बी1 जिसको हम थायमीन भी कहते हैं, ये ज़िम्मेदार होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से दांतों और हड्डियों के निर्माण में बाधा आती है? तो इसका जवाब जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में दांतों और हड्डियों के निर्माण में बाधा आती है। और जब हम देखते हैं कि विटामिन के स्रोत क्या है, विटामिन डी के स्रोत क्या है, तो इसका मुख्य स्रोत के तौर पे आपको देखने को मिलेगा सूर्य का प्रकाश। तो इसलिए डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि अक्सर आपको मतलब हर वीक में कुछ दिन जो है वो कुछ घंटे आपको सूरज की धूप में गुजारना चाहिए ताकि आपके शरीर में जो भी विटामिन की कमी है उसकी पूर्ति हो पाए, ठीक है? विटामिन बी1 की कमी से हमें बेरी-बेरी देखने को मिलता है। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी देखने को मिलता है। विटामिन सी की कमी से हमें स्कर्वी देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा लक्षण आयरन की कमी से संबंधित नहीं है? थकावट, सांस फूलना, रक्ताल्पता या ह्रास। दृष्टि ह्रास मतलब देखने में कमी। तो मैंने आपको बताया कि देखने में कमी के लिए विटामिन ए की कमी ज़िम्मेदार है। विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें देखने में परेशानी होती है। तो आयरन की कमी से संबंधित नहीं है दृष्टि-ह्रास। बाकी जब बाकी ये 3 चीज़ें थकावट, साँस फूलना और रक्ताल्पता यानी खून की कमी, ये तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती है जब हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमें पोषक तत्वों का उसके कमी से होने वाले रोगों के साथ मिलान करना है। विटामिन ए की कमी से हमें कौन-सा देखने को मिलता है? रतौंधी, ये सही है। विटामिन माफ़ कीजिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, ये भी ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया, ये भी ठीक है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जहाँ कथन है और उसके कारण है। कथन है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है। अब कारण के पहले आपको क्योंकि लगाना है, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। बिल्कुल सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ का सेवन करके स्कर्वी से बचा जा सकता है? तो स्कर्वी की जो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि स्कर्वी बीमारी होती किसकी कमी से है। स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी के स्रोत क्या-क्या है? तो खट्टे फल
ये आपको सामान्य तरीके से ध्यान में रखना है। अब इस ऑप्शन में आपको कोई खट्टी चीज़ दिख रही है? आलू नहीं, दूध नहीं, नींबू बिल्कुल सही और मक्का। तो नींबू जो है इसका अगर जब हम नींबू का सेवन करते हैं तो हम स्कर्वी नामक रोग से बच सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कौन-कौन से रोग में क्या-क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी चूंकि हम 6th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं तो हमें अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा इस हिसाब से लेके चलना है, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको स्कर्वी के बारे में बताऊंगा, इसके तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से स्कर्वी रोग से जो ग्रसित लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत है, यानी सही तरीके से नहीं मिला हुआ? विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, देख लेते हैं। विटामिन डी धूप में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन डी का जो प्राथमिक स्रोत है वो सूरज है, तो सूरज की धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। और आयोडीन जो है वो गेहूं में पाया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन डी जो है वो आपका सही तरीके से नहीं मिला हुआ है। इसका मतलब विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ये ठीक है। तो माफ कीजिएगा, आयोडीन जो है, आयोडीन प्राकृतिक तौर पे बहुत कम चीज़ों में पाया जाता है, इसकी वजह से इसे हम अलग तरीके से अपने नमक में शामिल करते हैं, तो गेहूं में आयोडीन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे स्टेटमेंट 3 है, इस इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में आपको विचार करना है। सवाल है, पोषक तत्वों की कमी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में रुकावट आती है, सही है। आयरन की कमी से थकावट और रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता में कमी हो सकती है, यह भी ठीक है। इसके साथ साथ तीसरा है, घेंघा रोग जिसको हम गॉइट्रे कहते हैं, ये कैल्शियम की कमी से होता है। अब ये तीसरा जो स्टेटमेंट है कि घेंघा रोग कैल्शियम की कमी से होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ना कि कैल्शियम की कमी से। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और दूसरा सही है। तो आपका सही कथन कौन कौन से हैं? तो एक और दो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, असंतुलित आहार के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इम्बैलेंस डाइट, इसके बारे में बात करनी है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर लेकिन प्रोटीन रहित आहार मोटापा और वृद्धि रुकने का कारण बन सकता है, ये सही है स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, अत्यधिक प्रोटीन और शून्य वसा वाला आहार रतौंधी का कारण बनता है। देखिए रतौंधी के लिए मैंने आपको बताया विटामिन जिम्मेदार होते हैं, उसमें भी विटामिन ए जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं वो जिम्मेदार होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। विटामिन सी की कमी से आयरन का अवशोषण बढ़ जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। तो विटामिन सी की कमी से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होती है। अगला तो ये भी गलत हो गया आपका, ये दोनों गलत हो गए। पूरे दिन केवल पानी पीने से पोषण संतुलित बना रहता है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमें ज़रूरत होती है सारे पोषक तत्वों की, उसके साथ-साथ फाइबर की भी, और फाइबर के साथ-साथ हमें जल की भी ज़रूरत होती है। तो केवल जल पीने से हमारा काम नहीं चलेगा, बाकी पोषक तत्वों की भी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन डी भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो असंतुलित आहार ऐसे आहार होते हैं जिनको हम जंक फूड के नाम से भी जानते हैं, और इनमें कार्बोहाइड्रेट और वसा तो भरपूर होती है, लेकिन इसमें प्रोटीन नहीं होता, बाकी पोषक तत्व नहीं होते, जिसकी वजह से ये मोटापा और हमारे शरीर की वृद्धि रुकने का कारण बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इन 55 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने इस पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है, और मैंने कई सारे सवालों को बार-बार रिपीट भी किया है, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि सेशन के दौरान ही आपको कई सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में जितनी बातें दी हुई हैं, उन बातों से आगे बढ़ के आपको कई सारी चीज़ें बताई है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और बहुत ही जल्दी मैं फिर अगले चैप्टर के एमसीक्यूज़ के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।